हेलो बच्चों। हम लोग सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट अगला टॉपिक शुरू करते हैं। एकक कोष्ठिका का घनत्व ज्ञात करना। ठीक है, ईमानदारी से पढ़िए, आपको एक चीज़ तैयार कराई जाएगी बहुत अच्छे ढंग से। देखिए, एकक कोष्ठिका का घनत्व ज्ञात करना है। आप जानते हो कि घनत्व को ज्ञात करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। घनत्व इक्वल होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो ज़रूरत है कि हमें एकक कोष्ठिका, जो हमारा एकक कोष्ठिका मतलब एकक सेल यानी यूनिट सेल, हमें उसका द्रव्यमान पता हो और अगर हमें उसका आयतन पता हो तो हम ये हल कर सकते हैं। तो हमने माना एकक सेल के भुजा की जो लंबाई है वो ए पिकोमीटर है। ठीक है, अब एक इसको हमने सेंटीमीटर में बदला। क्यों बदला? क्योंकि ज़्यादातर हम जो घनत्व को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मेज़र करते हैं, मापते हैं, इसलिए हमने इसको पिकोमीटर से सेंटीमीटर में कर लिया। अब आप जानते हो एक पिकोमीटर इक्वल होता है 10⁻−10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया A × 10⁻−10 सेंटीमीटर हो गया। अब एकक सेल का आयतन निकालते हैं। तो आयतन आप जानते हो A³ होता है। तो ये मतलब घन का जो आयतन मतलब अब यहाँ पे निकालेंगे तो A × 10⁻10 का क्या हो जाएगा? होल क्यूब हो जाएगा। होल क्यूब हो गया, आ गया A³ × 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब देखो, एकक सेल का हमें क्या निकाल, आयतन तो चलो निकाल लिया भाई, घनत्व के लिए दो चीज़ें चाहिए, उसमें से एक चीज़ हमने निकाल ली। क्या निकाल लिया? आयतन। आयतन हमने निकाल लिया। अब आता है एकक सेल का द्रव्यमान। अब आप जानते हो कि हर एक एकक सेल में अलग अलग घटक कण होते हैं। सरल घनी में एक होता है, अंतः केंद्रित में दो होता है, फलक केंद्रित में चार होता है, किनारा केंद्रित में चार, इस तरह चार होता है। इस तरह अलग अलग एकक सेल में अलग अलग घटक कण होते हैं। अब उस एकक सेल का अगर द्रव्यमान पता करना है तो जरूरत पहले ये होगी कि ये पता किया जाए कि एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है और बाकी कितने घटक कण, ये तो हम निकाल ही लेते हैं। तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करके हम पता कर लेते हैं कि एक जो है वो एक एकक सेल का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखो, दो चीज़ों की जरूरत पड़ रही। एक, परमाणुओं की संख्या, जिसको हम निकालना सीख चुके हैं, पहले से ही निकाल चुके हैं। इस तरीके से देखिए, हम लोगों ने निकाला था, ऐसे निकाला था, पहले निकाल चुके थे हम लोग कि सरल घनी में जेड कितना होता है? 1 होता है। हाँ, BCC में जेड 2 होता है, फेस सेंटर्ड में जेड 4 होता है। तो ये जो जेड है, ये हम लोग जो है ऑलरेडी जेड को क्या कर चुके हैं? निकाल चुके हैं। ये परमाणु संख्या निकालना हम लोग को आता है। दूसरा है परमाणु का द्रव्यमान निकालना। अब बात यह है कि इस परमाणु के द्रव्यमान को कैसे निकाला जाए, तो समझिएगा पहले, इस बात को आप खूब अच्छे से समझिएगा। देखो, जैसे अगर कोई भी पदार्थ है और अगर वो आपने एक मोल लिया है, तो एक मोल में उसके कितने परमाणु होते हैं? तो आप ऐसे लिखते हो कि एक मोल में परमाणुओं की संख्या, एक मोल में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो होती है 6.022 × 10⁻23। ठीक, ये लिखते हो आप, इतने होते हैं, इतने परमाणु होते हैं एक मोल में। अब अगर उस एक मोल पदार्थ का अगर हम द्रव्यमान निकालना चाहें तो N इक्वल होता है W/m। ठीक है, तो W इक्वल क्या हो जाएगा? N × m हो जाएगा। यानी उस पदार्थ का अगर द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान निकालने के लिए मोलों की संख्या को उसके परमाणु भार से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मान लीजिए कि वो एक मोल आपने सोडियम ले रखा था, माना कि वो एक मोल पदार्थ क्या था? सोडियम था। माना कि वो हमने एक मोल पदार्थ लिया था, वो सोडियम था। अब अगर वो सोडियम था भैया, तो सोडियम का आपने एक मोल लिया है, सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। तो यहाँ एक 1, यहाँ पे 1 रखा, आपने एक मोल लिया था इसलिए 1 रखा। और सोडियम का होता है 11 Na23, यही होता है। तो अब यहाँ पे आपने 23 लाया, यानी कुल कितना आ गया? 23 ग्राम आ गया। ये आया ना? अब देखो, ये जो एक मोल है वो 23 ग्राम की, मतलब वही चीज़ जो एक मोल है वो एक मोल कितने के बराबर है? 23 ग्राम के बराबर है ना? और ये 23 के उसके परमाणु, वही उसका परमाणु भारी तो एक तरीके से है, इसलिए इसको परमाणुविक द्रव्यमान बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, और उस एक मोल में इतने इतने क्या थे? परमाणु। तो कुल मिलाकर के एक मोल बराबर कितने ग्राम के? 23 ग्राम के। और उसमें कितने परमाणु? 6.022 10⁻22। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि 6.022 × 10⁻22 परमाणु का द्रव्यमान कितना है?
कितना है, 23 ग्राम है। इसलिए एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो आ जाएगा 23/6.022 10⁻23। तो ये जो 23 है यही आपका परमाणविक द्रव्यमान है, ये यम है, और ये है एवागेड्रो संख्या एन नॉट। तो ये एवागेड्रो संख्या कहाँ से आएगी वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर इतने परमाणुओं का द्रव्यमान 23 ग्राम था तो एक परमाणु का निकालने के लिए उसके परमाणविक द्रव्यमान को, जो इसका जो परमाणविक द्रव्यमान है, उसी परमाणविक द्रव्यमान को क्या कर दिया जाए, अगर एवागेड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें पता चल जाता है एक परमाणु का द्रव्यमान। आया समझ में? तो इस तरीके से बच्चा लोग, अब यहाँ पे आप देखो, अब हम यहाँ पे एक परमाणु का द्रव्यमान, तो एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, परमाणविक द्रव्यमान बटे एवागेड्रो संख्या। कैसे आया, मैंने आपको कैलकुलेशन करके ये चीज़ समझाई। तो इस तरीके से ये इतना मिल गया हमें, एकक सेल का द्रव्यमान मिल गया। अब घनत्व तो बराबर क्या होगा, घनत्व हो जाएगा एकक सेल का घनत्व बराबर एकक सेल का द्रव्यमान। यही तो होगा ना, जो भी आपका एकक सेल है, एकक कोष्ठिका, उसी को बोलते हैं एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। तो ये तुमने द्रव्यमान निकाला था, रख दिया तुमने ZM/N0 रख दिया। ये तुमने आयतन निकाला था, वो रख दिया। इस तरह हमें मिल गया ये घनत्व निकालने का फार्मूला। तो क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, क्या चीज़ें कहाँ से आई। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, गौर से सुनिएगा। अब देखो, अब हम लोग इसके अगर आंकिक प्रश्नों की ओर बढ़ें तो थोड़ा विचार करिएगा आंकिक प्रश्न में जाने से पहले कि कितने तरह के, किस तरह के आंकिक प्रश्न आएंगे, उनको समझ लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम खुद से कर सकें। एक तो आएगा जिसमें आपको दे देगा कि वो सरल घनी सेल है, एकक सेल है, या अंतः केंद्रित एकक सेल है, ऐसे आपको इंडिकेट करेगा, तो उससे आपको जड़ पता चल जाएगा। ठीक है, और जिस तत्व के बारे में कहेगा, कॉपर कहेगा या कुछ उसमें नाम दिया होगा, सोडियम कहेगा, उसका आप परमाणुविक द्रव्यमान रख लेंगे। ठीक है, एवागेड्रो संख्या आप जानते ही हैं। अब उसमें घन के भुजा की कुछ लंबाई दी गई होगी, कुछ समथिंग पिकोमीटर दी रही होगी, तो आप रख करके आप घनत्व तो पता कर लोगे। एक तो वो होगा जिसमें आपको बताएगा कि वो किस तरह का सरल घनी एकक सेल है, जिससे आप ये पता लगा लोगे कि जेड क्या होगा। अगर जिस तत्व का नाम देगा, जिस तत्व के बारे में बात करेगा, उस तत्व से उसका परमाणु द्रव्यमान पता चल जाएगा। एवागेड्रो संख्या जानते हो, उसमें कोई न कोई घन की भुजा दी होगी, तो इस तरह से आप रख कर रो का मान फाइंड कर लोगे। एक तो ये हो, एक तरह एक सवाल तो इस तरह का हो गया। एक ये हो सकता है कि आपसे पूछे कि सेल की प्रकृति क्या होगी, तो यानी आपसे जेड पूछेगा, मतलब आपको जेड निकालना होगा, तो आपको रो देगा, यम देगा, है N0 देगा, मतलब N0 तो आप जान ही रहे हो। तो आपको उस क्वेश्चन में भाई आप तत्व से ये जान जाओगे कि उसमें यम क्या होगा। सोडियम लिखा होगा तो यहाँ 23 रख लोगे, कॉपर लिखा होगा तो 63.5 रख लोगे। तो आप जो भी एलिमेंट होगा उससे आपको यम पता चल जाएगा, और आपको कोई ना कोई घन की भुजा उसमें दी रहेगी, वो आप रख लोगे। ठीक है, आप एवोगेड्रो नंबर जान रहे हो, रो आपको दिया रहेगा, घनत्व तो दिया रहेगा, तो इन सब के बिहार पे आप जेड निकालोगे। अब अगर ये जेड आपका, उस जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसा भी मैंने बताया, अब अगर ये जेड क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वन आया, सॉरी, अगर वन आएगा तो क्या बोलोगे, वन आएगा तो क्या बोलोगे कि वो सरल घनी है, और अगर ये टू आएगा तो क्या बोलोगे, बॉडी सेंटर्ड है। समझ में आया? तो इस तरीके से एक तो वो होगा जिसमें आपको जेड निकाल कर बताना होगा कि उसकी प्रकृति क्या है, एक वो होगा जिसमें आपको रो निकालना होगा, एक तीसरा ये होगा जिसमें आपको यम निकालना होगा, सब कुछ देगा यम निकालना होगा, एक चौथा होगा जिसमें सब कुछ दिया होगा ए निकालना होगा। आ रहा है समझ में? यानी ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये निकालना होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से इसमें अलग अलग टाइप के सवाल बनेंगे। अब हो सकता है ए जैसे आपका निकले, तो ए निकलने के बाद त्रिज्या निकालने को बोल दे, तो अब आप त्रिज्या कैसे निकालोगे? अब देखो यहाँ क्या है, आर इक्वल होता है बाई 2, तो जब तुम ए फाइंड कर लोगे तो फिर आप त्रिज्या भी निकाल लोगे ना। देखो आराम से समझो कि जब तुम ए निकाल लोगे, सब में इसकी वैल्यू देगा, इसकी वैल्यू दिया, इसकी वैल्यू दिया, इसकी वैल्यू दिया, ठीक है, ये सारी तो तुम जान, इसकी तो जान ही रहे हो तुम, ये सारी भी, ये सब दिया रहेगा। अब तुम इसकी फाइंड कर लोगे, यानी तुम ए निकाल लोगे। अब जैसे तुमको ए मिल जाएगा तो ए के बिहाफ पे तुम जो है वो आर पर फाइंड कर सकते हो। आर इक्वल क्या होता है, बाई 2 होता है ना। बीसीसी में आर इक्वल A√3/4 होता है, फेस सेंटर्ड में ये होता है। तो इस तरीके से आप रेडियस भी निकाल सकते हो। या आपसे हो सकता है कि कहे कि निकटतम दूरी बताइए ए के बिहाफ पर, तो देखिए एक सरल घनी में निकटतम दूरी क्या होती है, आपको ये तो पता ही है, तो D इक्वल ए होता है। बीसीसी में निकटतम दूरी क्या होती है, D निकटतम दूरी है। यहाँ D जो है वो क्या है, वो है निकटतम दूरी,
तो यहाँ पे आपको निकटतम दूरी पता करने के लिए डी इक्वल होता है a√3/2 होता है और डी इक्वल a√2/2। तो इस तरीके से आपको अगर ए पता चल जाएगा तो ए के बिहाफ पर आपसे आर पूछ सकता है, ई के बिहाफ पे आपसे निकटतम दूरी पूछ सकता है। तो ये देखो, ये पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा कि सवाल कैसे करना है, सवाल को रटना नहीं है। अब हम लोग सवाल पर आते हैं, कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल को गौर से देखिए, क्या कह रहा है कि सोडियम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक संरचना रखता है। इसके कैसा रखता है? बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड से क्लियर हो गया, जेड की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। इसके सबसे नज़दीक पड़ोसियों की दूरी 369.5 पिकोमीटर है। सबसे निकटतम यानी निकटतम दूरी डी आपको दिया गया है ना, ये जो निकटतम दूरी डी दिया गया है। सोडियम के घनत्व की गणना करें, जबकि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान आपको दिया हुआ 23 ग्राम पर मोल दिया गया है, यानी यम दिया गया है। यम कितना दिया गया? 23 ग्राम पर मोल दिया गया। एवोगैड्रो संख्या आप जानते हो 6.022 10 टू पावर, सबको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब इतनी सारी चीज़ें दी हैं। अभी देखो बेटा, मैंने तुमको यहाँ पे बताया था कि अगर डी, देखो डी के लिए यही फार्मूले बताए थे ना। अब यहाँ आपको डी दिया है तो डी से आप ए फाइंड कर लोगे, क्योंकि आपको घनत्व तो पता करना है, आपको रो पता करना है। और रो को पता करने के लिए आपको जेड चाहिए, जेड आपके पास है। आपको यम चाहिए, यम आपके पास है। एन नॉट चाहिए, वो आपके पास नहीं है तो ए। तो पहले आप क्या फाइंड करोगे? ए फाइंड करोगे। इसलिए आपने डी इक्वल a√3/2 करा, और रखने के बाद आपने पहले ए को फाइंड करा। तो ए इक्वल क्या हो जाएगा? 2d/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे डी की वैल्यू आपको दी गई थी, आपने डी की वैल्यू रखी, √3 की वैल्यू आपने रखी और कैलकुलेशन करा तो समथिंग इतना पिकोमीटर आ गया। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से तुमने क्या करा, सबसे पहले ए फाइंड करा। अब जब ए आ गया तो आपको बाकी जेड पता है, आपको यम पता है, ए आप निकाल लिए, तो क्यूब भी निकाल लोगे यहाँ रख करके। ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखोगे और इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा और आपको घनत्व तो पता चल जाएगा। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो तो हो गया घनत्व तो पता करना था। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक तत्व जिसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक एकक कोष्ठिकाएं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक मतलब जेड की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, और कोर 200 पिकोमीटर है, कोर यानी ए दिया हुआ है, और ए आपको 200 पिकोमीटर दिया हुआ है कि संरचना क्रिस्टलीय है। घनत्व निकालें यदि इस तत्व के 200 ग्राम में, यहाँ घनत्व निकालना है, रो आपको फाइंड करना है, यदि इसके 200 ग्राम में इतने परमाणु है, तो 200 ग्राम में इतने परमाणु है। ठीक बेटा, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे जेड इक्वल 4 है, ए हमको 200 पिकोमीटर दिया गया है। इस 200 पिकोमीटर को पहले हम सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो हम लिखेंगे 200 गुणे 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ऐसे लिखेंगे, है ना, क्योंकि एक पिकोमीटर में 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है। तो अब उसके बाद ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ना 2 गुणे 10⁻2 लिख सकते हैं ऐसे। तो 200 को हमने लिखा 200, 2 गुणे 10⁻2 ऐसे लिख दिया, और गुणे ये 10⁻−10 था तो ये हो गया 10⁻−8 हो गया, है ना, -10 और +2 ये, तो 10⁻−8 हो गया। तो आ गया 2 गुणे 10⁻8 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर? अब देखो, अब एक सेल का आयतन पता कर लेंगे, क्योंकि हमें ए पता चल चुका है। एक सेल का, क्योंकि घनत्व के लिए आयतन तो चाहिए ना एक सेल का, तो एक सेल का आयतन ए क्यूब हो गया। अब हमने यहाँ पे इसको रखा, इसका होल क्यूब करा, तो ये आपका 8 गुणे 10⁻24 आ गया। आया ना, 8 गुणे 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। चलो, आयतन पता चल गया। सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 200 ग्राम में इतने परमाणु हैं। तो अगर इतने परमाणु का द्रव्यमान 200 ग्राम है तो एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल लेंगे, 200 से उसको डिवाइड कर देंगे। आया ना समझ में? अब एक परमाणु का द्रव्यमान आ गया। अब अगर एक परमाणु का द्रव्यमान आ गया तो हम एक एक्सेल का द्रव्यमान पता ही कर लेंगे, हाँ, क्योंकि हमें पता है कि उस एक एक्सेल में 4 परमाणु हैं। तो एक एक्सेल का द्रव्यमान हो जाएगा एक परमाणु का द्रव्यमान गुणे एक एक्सेल पे कुल परमाणुओं की संख्या। द्रव्यमान हमारा क्या आया था? 200/24 गुणे 10⁻23 यही आया था, हमने रख दिया 200/24 गुणे 10⁻23 गुणे कुल कितने परमाणु थे हमारे पास? 4, वो हमने 4 किए, मल्टीप्लाई वही किया हुआ, और ये हमारा आया 10⁻−21/3 आया। कैसे? ये कटा यहाँ पे, है ना, देखो ये 4 है और ये 4 छंग 24 गया, फिर 2 तिहाई 6 कटा, फिर ये 100 हुआ, है। तो आ रहा होगा समझ में? 100 को हमने 10⁻2 लिखा, 10⁻2 लिखा। अब ये 10⁻23 ऊपर जाएगा, 10⁻−23 होगा, तो 10⁻−23 और 10⁻2 10⁻−21 आ जाएगा, 10⁻21/3 आया। क्लियर है? ये हमारा क्या आ गया? ये एकक सेल का द्रव्यमान आ गया। अब देखो, एकक सेल का घनत्व क्या होता है? तो एकक सेल का घनत्व बराबर हो जाएगा एकक सेल का द्रव्यमान बटे एकक सेल का आयतन।
द्रव्यमान बेटा तुम पा गए हो कितना, 10⁻21/3 पाए हो, ये आप यहाँ पे रखोगे। और उसके बाद एकक सेल का आप क्या रखोगे, आयतन रखोगे। आयतन आप ऊपर पाए हो 8×10⁻24, ये रख दोगे। और इस तरीके से जब आपने यहाँ पे रखा तो ये देखो 10⁻21/3 × 8×10⁻24, ये हुआ, आ रहा बेटा समझ में, 10⁻21/3 आपने रखा ना, ये 10⁻21/3 यहाँ पे रखा। और उसके बाद ये 8×10⁻24, तो ये 8 त्रिक 24 आ जाएगा, इतना समझ में आया। ये ऊपर जाएगा 10⁻24 हो जाएगा, 10⁻24, 10⁻24 में से निकलेगा 10⁻3 आएगा, तो 10⁻3 को हम 1000 लिखेंगे, 1000/24 डिवाइड करके आया। तो इस तरीके से देखो हम यहाँ पर एकक सेल का घनत्व पता कर लेंगे, ठीक बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट है जो है हमारा है थर्ड, ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि लेड का घनत्व 11.35 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और धातु एफसीसी क्रिस्टलीकृत होता है। लेड परमाणु की त्रिज्या बताइए। ठीक बेटा, क्या सवाल है कि लेड का घनत्व 11.35 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, घनत्व दिया हुआ रो में बेटा दिया हुआ है। अब उसके बाद यहाँ फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, यहाँ पर जेड की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 4। जेड की वैल्यू हम निकाल लेंगे क्योंकि फेस सेंटर्ड है, तो जेड की वैल्यू 4 हो जाती है। क्लियर बेटा। अब देखो ये लेड है, तो लेड का जो परमाणु भार होता है, एटॉमिक मास होता है, वो 207 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लिखा गया 207 ग्राम पर मोल, ये चीज़ लिखी गई। ठीक है, क्योंकि देखो यम जब आप लिखते हो ना तो यम इक्वल W/N होता है, यम इक्वल W/N, तो W यानी ग्राम पर मोल, इसलिए लिखा जाता है यम। तो यम आपका हो गया 207 ग्राम पर मोल, इसलिए लिखा जाता है। समझ में आया। अब एवोगैड्रो नंबर तो आप जानते ही हो, सबको पता ही है, चलो पता करते हैं। तो देखो रो इक्वल होता है Z/A³ × 10⁻³ ये फार्मूला पता ही। अब हमें यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि लेड परमाणु की त्रिज्या बताओ। अब देखो सारी चीज़ें तो दी हमको, लेकिन ये तो हमको दिया नहीं, तो अब हम यहाँ क्या फाइंड करेंगे, ए फाइंड करेंगे। तो अब हमने क्या करा कि फार्मूला लिखा, ए क्यूब को इस साइड ले आए। अब उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ हमने रखी, जेड की वैल्यू हमने रखी 4, ठीक, यम की वैल्यू कितनी रखी, ये 207 रखी। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है वो रो की वैल्यू रखी 11.35 × 10⁻30। फिर उसके बाद एन नॉट की वैल्यू यहाँ पे रखी। इन सब को रख कर पूरा अपना कैलकुलेशन करा तो ये आया वैल्यू हमारे पास, इतने पिकोमीटर आया। ठीक है, पिकोमीटर का होल क्यूब, सॉरी, तो एक क्यूब इतने पिकोमीटर का होल क्यूब आया। तो इक्वल, अब इसका घनमूल निकालेंगे। तो वो जो घनमूल निकल करके आया, ये बहुत सारे बच्चों को घनमूल में लेके प्रॉब्लम है, तो मेरा जो अगला वीडियो वो घनमूल पर ही है, जिसमें बहुत ट्रिक के थ्रू आपको ये बताऊंगा कैसे घनमूल निकालना है, ताकि आप उसको अच्छे से कर सकें। अब इस तरीके से यहाँ पे इक्वल करके ही आया ना, इतने 4.9/10⁻² जो है पिकोमीटर आया। तो 10⁻² यानी 100 से मल्टीप्लाई करके 495 पिकोमीटर आ गया। ये हमें ए मिल गया। और देखो अभी बच्चा लोग, अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले कि अगर जो है हम लोग के पास ए मिल जाए तो हम आर फाइंड कर सकते हैं ना, ऐसे ही तो बताया था। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका जो है वो किस टाइप का है, फेस सेंटर्ड है, तो फेस सेंटर्ड में ये वाला फार्मूला लगेगा। तो आर इक्वल A√2/4 कर दिया गया। अब ए की वैल्यू तुम फाइंड किए तो वो रखे, उसके बाद √2 की वैल्यू रखे 4, ये हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया, आया समझ में। ये थर्ड हो गया। एक दो में मैंने घनत्व तो निकलवाया, एक में मैंने आपको रेडियस निकलवाया। अब एक प्रकृति वाला कर लेते हैं कि जैसे कैसे, जिसमें जेड निकालना होगा। ठीक है, तो अब देखो क्रोमियम का घनत्व इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यह एकक कोशिका घनी है, व कोर की लंबाई 289 पिकोमीटर है। तो एकक कोशिका की प्रकृति बताओ, यानी हमें जेड निकालना है। अब हमें रो दिया गया है, हमें ए दिया हुआ है। क्रोमियम का हम जानते हैं परमाणु द्रव्यमान 52। ये हो सकता है कि मतलब जनरली हो सकता है कि इस टाइप के जो होते हैं इजी वाले, जब सोडियम वोडियम आएगा तब तो ठीक है, तो आप कर लोगे, लेकिन थोड़ा क्रोमियम का ध्यान में रखना, हो सकता है कि ना दे एटॉमिक मास इसका। एन नॉट की वैल्यू आप जान ही रहे हो, और रो इक्वल, ये आपका फार्मूला है। अब आपको फाइंड क्या करना है, जेड, तो जेड को मैंने बाहर किया, ये क्रॉस इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ तो आ गया, ये आपका जेड को बाहर किया मैंने, तो जेड इक्वल क्या हो जाएगा, जेड इक्वल हो जाएगा रो इंटू A³, ये चीज़ ये इससे पूरे में मल्टीप्लाई हुआ, अपॉन क्या आएगा, यम ऐसे आ गया। आया समझ बेटा। अब आपको जेड फाइंड करना है, रो कितना है 7.2 है, रख दिया। उसके बाद ए आपके पास 289 है, इसका होल क्यूब इंटू 10⁻30 आपने ये रखा, यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर रखा।
इसमें मत कंफ्यूज होगा, 22 23 से मतलब नहीं है, ये आप रखिएगा। अपॉन ये कैलकुलेशन करा तो जेड की वैल्यू 2 आई तो बच्चा लोग कौन सा होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा। तो इस तरह से देखो हम लोगों ने ये सीखा, ये हर तरह के इसमें जाने कि किसी में जेड निकालना था, किसी में ए निकाल करके आर निकालना था, हो सकता है उसी के बिहाफ पर तुमसे, ए के बिहाफ पर तुमसे निकटतम दूरी भी पूछ सकता था। तो ऐसे ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगले वीडियो में।